हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था चाओलंग सुक्फा 13वीं शताब्दी के शासक थे। इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शंस है शुंग साम्राज्य, अहोम साम्राज्य, प्रद्योत साम्राज्य या गजपति साम्राज्य। हाल ही में राजनीतिक टिप्पणियों के चलते चाओलंग सुक्फा चर्चा में हैं। चाओलंग सुक्फा 13वीं शताब्दी के शासक थे जिन्होंने 6 सदियों तक असम पर शासन करने वाले अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। अहोम साम्राज्य के संस्थापकों की अपनी भाषा थी और वे अपने धर्म का पालन करते थे। विद्वानों के अनुसार अहोमों ने सदियों से हिंदू धर्म और असमिया भाषा को भी स्वीकार किया है। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग सही आंसर है ऑप्शन बी, अहोम साम्राज्य। बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। नीति आयोग ने देश में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली की शुरुआत करने के लिए डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक एक नई परियोजना शुरू करने की बात कही है। निम्न में से किसके सहयोग से इसकी शुरुआत की जाएगी? ऑप्शंस है एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या उपरोक्त में से कोई नहीं। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच यानी ITF 24 जून से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक एक नई परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य देश में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक कार्य योजना तैयार करना है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत के लिए परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार करना और सरकार को नीति निर्माण के लिए परिवहन गतिविधियों और CO2 उत्सर्जन की एक विस्तृत समझ प्रदान करना शामिल है। ITF परिवहन नीतियों के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत 2008 से इसका सदस्य है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच यानी ITF। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मैरापी में विस्फोट की घटना देखने को मिली है। यह पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया या मलेशिया। मैरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इंडोनेशिया की भूवैज्ञानिक एजेंसी ने मेरापी ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट होने की खबर दी है, जिस कारण से यह चर्चा में है। माउंट मैरापी में अंतिम महत्वपूर्ण विस्फोट 2010 में हुआ था, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे और लगभग 2,80,000 निवासियों को विस्थापित होना पड़ा था। गौरतलब है कि इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में मौजूद रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 3, बोनालू फेस्टिवल का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। बोनालू फेस्टिवल का संबंध तेलंगाना राज्य से है। बोनालू एक हिंदू फेस्टिवल है जहां देवी महाकाली की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः तेलंगाना राज्य के जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। हर साल राज्य सरकार इस त्यौहार को भव्य तरीके से मनाती है और राज्य के गठन के बाद इस त्यौहार को राज्य उत्सव यानी स्टेट फेस्टिवल के रूप में घोषित किया गया है। इस साल कोविड-19 के चलते तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है कि यह उत्सव पुजारियों द्वारा मंदिरों के भीतर ही अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाएगा। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 जून, 23 जून, 26 जून या 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह दिवस हमारे जीवन में खेल और खेलों के महत्व को चिन्हित करने और दुनिया भर में खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। गौरतलब है कि 23 जून को ही यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडोज डे भी मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 जून। क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल ई गवर्नेंस के तहत में भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 शुरू किया गया है। इसका आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शंस है नीति आयोग, फिक्की, ICMR या DRDO। डिजिटल ई गवर्नेंस के तहत
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया गया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली वर्चुअल प्रदर्शनी है जो आने वाले समय में डिजिटल इंडिया के माध्यम से वर्चुअल व्यापार के नए मानदंडों को सामने रखती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिक्की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन स्थायी समिति के बारे में सही नहीं है या हैं? पहला कथन है स्थायी समितियां हमेशा अस्तित्व में रहती हैं। दूसरा कथन है इनके सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष या निर्धारित समय के अनुसार किया जाता है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। स्थायी समितियां वह हैं जो हमेशा अस्तित्व में रहती हैं। स्थायी समितियों के सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष या निर्धारित समय के अनुसार किया जाता है। स्थायी समितियां दो प्रकार की होती हैं। प्रथम वर्ग में लोक लेखा समिति जैसी समितियां आती हैं जो लंबे समय से संसदीय परंपरा का अंग है। दूसरे वर्ग में विभागीय स्थायी समितियां आती हैं जिन्हें 2 दशक पूर्व ही आरंभ किया गया है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अब बात करते हैं 7वें सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लोक लेखा समिति के बारे में सही है या हैं? पहला कथन है इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है 1967 से विपक्षी दल के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। 1954 से 55 तक इसमें 15 सदस्य होते थे और ये सभी लोकसभा से ही होते थे। श्री जी.वी. मावलंकर की सिफारिश पर इसमें 6 सदस्य राज्यसभा से भी लिए जाने लगे और इसके सदस्यों की कुल संख्या 22 हो गई। 1967 से विपक्षी दल के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई जो वर्तमान में भी जारी है। तो इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या लोक लेखा समिति के कार्यों में शामिल है या है? पहला कथन है विभिन्न परियोजनाओं या संस्थाओं द्वारा किए गए खर्चों में वित्तीय अनियमितता की जांच करना। दूसरा कथन है यह जांच करना कि राशि जिस प्राधिकारी द्वारा खर्च की गई है वह उसके लिए सक्षम था या नहीं। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। लोक लेखा समिति का कार्य यह है कि वह सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करे। इसके अंतर्गत उसे प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होता है, जैसे जो राशि खर्च की गई है वह उसी सेवा या प्रयोजन के लिए की गई है या नहीं जिसके लिए वह निर्धारित थी। राशि जिस प्राधिकारी द्वारा खर्च की गई है वह उसके लिए सक्षम था या नहीं। इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं या संस्थाओं द्वारा किए गए खर्चों में कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई है। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लोक लेखा समिति का कार्य मुख्यतः भारत सरकार के लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करना होता है। दूसरा कथन है लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। लोक लेखा समिति का कार्य मुख्यतः भारत सरकार के लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करना होता है। लोक लेखा समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं होते। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 6 राज्यसभा से। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। सदस्यों की सदस्यता अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती, हालांकि इसके अध्यक्ष को अगले वर्ष पुनः चुना जाता है। इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लोक उपक्रम समिति के बारे में सही है या हैं? पहला कथन है, इस समिति का गठन पहली बार कृष्ण मेनन समिति के सुझावों के आधार पर 1964 में किया गया। दूसरा कथन है, 1974 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी, जो वर्तमान समय तक प्रचलन में है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इस समिति का गठन पहली बार कृष्ण मेनन समिति के सुझावों के आधार पर 1964 में किया गया था। शुरू में इसमें 15 सदस्य होते थे, जिसमें 10 सदस्य लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। 1974 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई थी, जो वर्तमान समय तक प्रचलन में है। इन 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्न में से किस समुदाय का संबंध आषाढ़ी बीज नामक उत्सव से है? ऑप्शंस हैं नागा समुदाय, संथाल समुदाय, कच्छी समुदाय या पारथी समुदाय। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।